हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। आज से मैं आपको 10th क्लास की साइंस का पोर्शन कवर करवाऊंगी, जिसमें कि आज हम एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरे सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे सिर्फ एक वीडियो से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स इट इज सेड टू बी अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है डेफिनेशन में कि जब भी कोई क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। अब देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में दो तरीके के चेंजेस पढ़े थे ना, एक तो होता था केमिकल चेंज और एक क्या होता था, फिजिकल चेंज। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं आपको ये दोनों थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी ताकि आपको रिकॉल हो जाए। इसके पहले हम पहले पूरी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, द प्रोसेस in which new substance with new properties are formed from one or more substance is called chemical reaction। ठीक है, तो देखिए, केमिकल रिएक्शन हम किसको कह रहे हैं, जिसमें कि केमिकल चेंज होता है। ठीक है, केमिकल चेंज टेक्स प्लेस और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोई नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, नया सब्सटेंस बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस, यानी कि एक और दूसरी चीज मिला के एक नई चीज का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो प्रोडक्ट बना है, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की सेपरेट प्रॉपर्टी से क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना, इसकी प्रॉपर्टी इससे और इससे दोनों से एकदम अलग होगी। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखिए, पहले जो लाइन में बात कही गई थी कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, ठीक है, केमिकल चेंज होता है, उसको तभी हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये रिकॉल कर लेते हैं कि केमिकल और फिजिकल चेंज जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे थे, ये क्या थे। ठीक है, तो देखिए, कोई भी ऐसा रिएक्शन जब होता है, कोई भी ऐसा चेंज जब आता है जिसमें कि क्या है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि कोई एक नई चीज बनती है। ठीक है, ऐसे चेंज को हम क्या कह रहे थे, फिजिकल चेंज कह रहे थे। ठीक है, और उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ऐसे चेंज को क्या कह सकते थे, केमिकल चेंज कहा जाता था। आप ये सब नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन रिवर्सिबल होते हैं, जबकि फिजिकल चेंजेस कौन से थे, फिजिकल चेंजेस क्या थे, रिवर्सिबल थे। रिवर्सिबल थे मतलब कि विथ सम फिजिकल चेंजेस दे कैन बी रिवर्स। ठीक है, हमको कोई भी नया सब्सटेंस फिजिकल चेंज में नहीं मिल रहा था, जबकि केमिकल चेंज में हमको एक नया सब्सटेंस मिल रहा था। तो जब भी केमिकल चेंज होता है, तभी हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, किसके, केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए, फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगती है, तो क्या हम उसको वापस से उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ला सकते हैं, नहीं। तो यानी कि ये केमिकल चेंज है, सो एज केमिकल रिएक्शन भी है। ठीक है, फिर क्या है, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी एक बार जल जाती है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है या केमिकल चेंज है। और क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम द मिल्क, वी कैन नॉट रिवर्स इट कैन नॉट मेक इट मिल्क अगेन। ठीक है, इसलिए ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। एक नई चीज का फॉर्मेशन हुआ, कर्ड का फॉर्मेशन हुआ, कर्ड की प्रॉपर्टी मिल्क की प्रॉपर्टी से बिल्कुल क्या है, अलग है। ठीक है, और उसके बाद रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है।
तो ये सारे क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब देखिए, अगर क्या कोई केमिकल चेंज सच में हुआ है, वो कैसे कैसे हमको पता चलेगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो हम इन पॉइंट से पता लगाएंगे। देखिए, तो पहला तो चेंज होगा चेंज इन इट्स स्टेट। हो सकता है कि उस जिसका भी हमने केमिकल रिएक्शन करवाया है उसकी स्टेट में चेंज आया हो। ठीक है, जैसे कि हो सकता है पहले वो सॉलिड हो पर अब क्या हो गया हो, लिक्विड हो गया हो। ठीक है, इस प्रकार से उसकी स्टेट में चेंज आया हो। अगर ऐसा हुआ है तो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। और देखिए सेकंड पॉइंट है चेंज इन कलर। हो सकता है कि उसके क्या है, कलर में चेंज आया हो। ठीक है, पहले वो येलो हो, अब वो ब्लू हो गया हो। ठीक है, ऐसा अगर हुआ है तो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हो सकता है कि किसी गैस का इवोल्यूशन हुआ हो। ठीक है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज अगर आया है तो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी ये पता लगाने के लिए कि केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम देखिए नेक्स्ट देखेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किसको कहते हैं। तो देखिए द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि अगर ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक सी चीज बना रहे हैं। अब सी की प्रॉपर्टी ए और बी से दोनों से अलग है। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन मैंने एक सिंपल सी लिखी फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो इसमें द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, नाउ विच आर द सब्सटेंस विच आर टेकिंग पार्ट इन दिस केमिकल रिएक्शन। तो देखिए ए और बी जो है ये इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यानी कि ए और बी क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। नाउ ऑन द अदर हैंड अब देखिए प्रोडक्ट, देखिए द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, जो बन रहा है किसी भी एक या दो चीज़ों या उससे ज़्यादा चीज़ें मिलाकर, वो हमको क्या है, उसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, सब्सटेंस सी का। तो सी क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। आई समझ में बात कि हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स किनको कह रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट हो गए, और जो चीज़ बन रही है इन वेरी सिंपल वर्ड्स उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, दो चीज़ें हमको पढ़नी है। तो हम आ गए पहली चीज़ में, केमिकल इक्वेशन। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, तो देखिए symbolic representation of a chemical reaction is said to be a chemical equation। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि A reacts with B gives C, ये क्या है, एक तरीके का सिंबॉलिक, अगर एक A है जो B प्रोडक्ट से रिएक्ट कर रहा है और वो C बना रहा है, तो ये मैंने क्या किया, एक तरीके का सिंबल बनाया। ठीक है, सिंबल है। तो इसी प्रकार का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स यूसेस ऑफ symbol of elements or chemical formula of reactant and products with the mention of their physical state। ठीक है, अब देखिए यह भी A प्लस बी गिव्स सी, ये तो मैंने आपको जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बता दिया। अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें क्या है, एलिमेंट्स के सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स के सिंबल का यूज़ करके हम कौन कौन से रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और फिर प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लिखते हैं, और उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कार्बन, तो देखिए C+O2
गिव्स CO2। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक केमिकल इक्वेशन लिखी है। तो देखिए इसमें हम ये तीनों की फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए C की फिजिकल स्टेट है सॉलिड, ठीक है, O2 की यानी ऑक्सीजन की गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस होती है, और CO2 भी क्या है, गैस है। ठीक है, तो ये मैंने तीनों ही सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट लिख दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के सिंबल लिखे हुए हैं। कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, और फिर वो एक दोनों मिलाकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CO2। CO2 का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है CO2 किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये मैंने इन सभी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा विथ देयर फिजिकल स्टेट। यही क्या तरीका होता है क्या लिखने का, केमिकल इक्वेशन लिखने का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे की बात सीखेंगे। The necessary conditions such as temperature, pressure or any catalyst should be written on arrow between reactants and products। ठीक है, देखिए अब इसमें ये बात कही जा रही है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जैसे कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या फिर टेम्परेचर घटा रहे हैं या फिर प्रेशर बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं या फिर किसी कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए कैटलिस्ट एक न्यू वर्ड आया, कैटलिस्ट हम उसको कहते हैं कि अगर हम कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हम किसी इक्वेशन के केमिकल रिएक्शन के होने में जो हेल्पफुल है, अगर कोई चीज़ उसको स्पीड को फास्ट करने में अगर हमको कोई चीज़ डालनी पड़ रही है, दैट इज़ नोन एज कैटलिस्ट। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैंने A + B को मैंने C बनाने के लिए अगर मैंने कोई चीज़ डाली, सपोज कोई X चीज़ डाली, देन X इज़ क्या है, X इज़ इट्स कैटलिस्ट, इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जैसे कि एक केमिकल इक्वेशन का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब देखिए जैसे कि मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया जा रहा है। अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ बर्न कब होती है, कंबशन कब होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। तो उसी तरीके से यानी कि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, उसका बर्निंग हो रही, कंबशन हो रहा है। तो वो क्या बना रहा है मिला के, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए अभी तक तो हमने केमिकल इक्वेशन लिखना सीखा, अब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि बैलेंसिंग होती क्या है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नोट्स ऑल्सो इंक्लूड द मीन टू बैलेंस इक्वेशन बाय सेवरल मेथड्स। अब देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तरीके से, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होती है आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर भी आप यहाँ पे रिविजन करेंगे। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन दस रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब कि यहाँ पे मास जो है उसका कोई किसी भी प्रकार से डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो जितनी भी प्रोडक्ट के साइड मास रहेगी उतनी ही मास क्या रहेगी सब्सटेंस की ऑन द रिएक्टेंट साइड भी रहेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जितना रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट है उतना ही क्या है प्रोडक्ट साइड भी प्रेजेंट रहेगा, उसकी क्वांटिटी जो है उसका मास जो है कहीं भी डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है। यही बात कही जाती है ना कंजर्वेशन ऑफ मास में, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शंस में भी लागू होती है। ठीक है, तो चलिए आगे का हम देखते हैं। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट साइड विल बी सेम एज ऑन द रिएक्टेंट साइड। ठीक है, अब यही बात कही गई है कि इसीलिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो होते हैं प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट के साइड दोनों इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन का, H2 + O2 गिव्स अस H2O। ठीक है,
अब देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो आइए पहले हम कंटेंट को पढ़ लेते हैं। In this chemical equation, the number of hydrogen atom in reactant side is 2 and that of product side is 2. The number of oxygen atom in reactant side is 2 but that of product side is 1. ठीक है, आप देखिए इसमें ये दो रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख रही हूँ अलग से। ये देखिए H2 प्लस O2, ये क्या दे रहा है, H2O दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है रिएक्टेंट्स के साइड वो कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट के साइड भी कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन के साथ H के साथ 2 लगा हुआ है ना, तो यानी कि 2 एटम है हाइड्रोजन के प्रोडक्ट के साइड भी और रिएक्टेंट के साइड भी, यानी कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास की जो लॉ है वो होल्ड कर रही है। ठीक है, दोनों साइड बराबर हैं। लेकिन अब देखिए अगर हम ऑक्सीजन एटम को देखें, 2 तरीके के एटम्स हैं ना यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब हम ऑक्सीजन को, चल इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, अब हमको ऑक्सीजन पे आना पड़ेगा। तो देखिए ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट्स के साइड तो 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट के साइड क्या है, सिर्फ 1 है। ठीक है, तो अब हमको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे अब हमको 2, यहाँ पे 2 नहीं लगाना है, ये बात याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी 2 नहीं लगाएगा, ये गलत है। हमको जो कोई भी नंबर ऐड करना है, ठीक है, बैलेंस करना है, तो वो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो भी हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसके सामने लगाएंगे। देखिए, तो देखिए हमको कहाँ पे लगाना होगा, यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। अब देखिए क्या ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया। देखिए अब ऑक्सीजन भी क्या है, 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है, यानी कि ऑक्सीजन एटम तो बैलेंस्ड हो गया। अब हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन हमारा पहले तो बैलेंस था लेकिन क्या अब बैलेंस है, देखिए पहले 2 था यहाँ पे, फिर 2 और हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे तो अभी भी 2 ही है ना, यानी कि हमको इस साइड भी क्या करना है, 4 बनाना है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब हाइड्रोजन एटम यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया और इस साइड भी 4 हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी जो केमिकल इक्वेशन है ये हमने बैलेंस कर ली। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैलेंसिंग कैसे होती है इक्वेशन की। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे भी यही समझाया गया है। टू बैलेंस दिस इक्वेशन वी हैव टू हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ये एक तरीके का देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है। अगर नहीं होगा तो आपको फिर दूसरी जगह पे कोई भी नंबर ऐड करके देखना पड़ेगा कि बैलेंस्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नाउ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड, दस बैलेंस। मतलब कि अब आपके देखिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दोनों साइड के जो एटम्स है वो इक्वल हो गए। अब क्या है, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, चलिए अब हम केमिकल इक्वेशन पढ़ चुके, बैलेंसिंग पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस आप समझते हैं क्या है, अब आप केमिकल रिएक्शंस के टाइप भी पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन केमिकल चेंजेस। अब हम केमिकल चेंजेस के बेस्ड पे हम उनके टाइप्स देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आइए देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a new single substance। ठीक है, तो देखिए 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के सब्सटेंस जो है कंबाइन होके एक नया और एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। उस तरीके के रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। यानी कि कोई भी 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, 2 चीज़ें कंबाइन हो रही हैं। ठीक है, आपको याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 2 चीज़ें कंबाइन हो रही हैं। ठीक है, किसी एक अलग चीज़ का फॉर्मेशन करने के लिए। समझ में आई बात, इसी को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था C+O2 गिव CO2 का, तो C+O2 मिला के क्या बना रहे हैं, कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, CO2। तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। आई बात समझ में। चलिए अब दूसरे तरीके का रिएक्शन हम देखेंगे जिसको हम कह रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव
टू और मोर सब्सटेंसेस। देखिए अब ये अगर हम कहें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है तो हम ये बात कह सकते हैं। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था कि A प्लस बी गिव्स क्या था, C था, यानी कि A और B मिला के C बना रहे थे, राइट। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जस्ट ऑपोजिट होता है। क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस टूटता है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में टूटता है दो अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे A जो है वो स्प्लिट हो रहा है दो चीज़ें बनाने के लिए, B और C, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। देखिए अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो उनको भी हम एक एक करके पढ़ लेंगे, जिसमें कि फर्स्ट टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब थर्मल यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू हीट और समथिंग। तो देखिए व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ठीक है, मतलब कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीटिंग द्वारा प्रोसेस में लाया जा रहा है, ठीक है, हीट करके दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो देखिए जैसे कि CaCO3 जिसको हम जनरल नेम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट उसका केमिकल नेम है। तो ये स्प्लिट कर रहा है, इसको क्या किया गया, इसको हीट प्रोवाइड की गई है। हीट का साइन ऐसे डेल्टा का साइन होता है, यहाँ पे हीट करी गई तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बन गए जो कि है CaO और CO2। तो इनके आप जनरल नेम भी नाम याद रखेंगे, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखिए अब इलेक्ट्रोलिटिक से क्या होता है, इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा है, यानी कि करंट पास करवाई जा रही है। व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है टू स्प्लिट दैट सब्सटेंस इनटू टू और मोर पार्ट्स, ठीक है, यानी कि जैसे कि H2O था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो ये ताकि दो चीज़ों में डिवाइड हो जाए, जैसे कि H2 और O2 में डिवाइड हो जाए H2O, ठीक है। तो ये किस में आ गया, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में आ गया, राइट। नेक्स्ट देखिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलिटिक क्या हो रहा है, जैसे कि पता चल रहा है फोटो यानी कि रिलेटेड टू लाइट, है ना, लाइट से रिलेटेड है। तो देखिए व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसका देखिए एग्जांपल AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, Ag और Cl बना रहा है। देखिए ये स्प्लिट हो गया ना Ag और Cl में, तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही, एक प्रोडक्ट क्या बना रहा है, स्प्लिट हो रहा है दो अलग अलग पोर्शन में ना, तो ये डिकम्पोजिशन तो है ही, लेकिन अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में है तो ये कौन सा हो जाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगा, ठीक है, अब याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन हम पढ़ेंगे जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गए, तीन तरीके के हमने पढ़ लिए, अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए कोई भी सॉल्यूशन से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करके अपना उस कंपाउंड बना लेना, इस तरीके के रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन था, अब हमने उसमें क्या मिला दिया, आयरन मिला दिया, ठीक है, Fe जो है आयरन का सिंबल होता है, आयरन मिला दिया, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए क्या हो गया, ये जो कॉपर का सॉल्यूशन था इसने, आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अपना आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब हम इसी तरीके से देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए जैसे कि एक है सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन Na2SO4 और एक है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन BaCl2।
अब ये दोनों सॉल्यूशन हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स किए गए। अब क्या हो गया, यहाँ पे बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और सोडियम ने क्या किया, बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया, और सोडियम ने क्लोराइड के साथ अपना कंपाउंड बना लिया और बेरियम ने सल्फेट के साथ। तो हमको प्रोडक्ट मिल गए बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे पिछली बार क्या हुआ था कि एक एलिमेंट ने कंपाउंड में अपना कंपाउंड बना लिया था, ठीक है, और एक वो जो पहले कंपाउंड था वो अलग हो गया था, जो कि हमने देखा। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ था, आयरन ने सल्फेट के साथ बना लिया और कॉपर क्या है, कॉपर को अलग होना पड़ा। यहाँ पे क्या है, दोनों के ही पास अपने अपने कंपाउंड हैं, तो इसने जो अगर क्लोराइड बना लिया तो इसने इसके साथ क्या बना लिया, सल्फेट बना लिया, और दो अलग अलग कंपाउंड हमको प्रोडक्ट में मिल गए, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुई बात? चलिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, जिसमें क्या है, प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर देखिए कोई भी रिएक्शन हुआ और कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच गया, ठीक है, वो सॉल्युबल नहीं है और नीचे मान लीजिए इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका सॉल्यूशन बचा और यहाँ पे क्या है, कुछ इकट्ठा हो गया, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट होता है। तो आप अब देखेंगे इसका एक कोई एग्जाम्पल, तो देखिए PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। इसमें हम क्या है, पोटेशियम आयोडाइड मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस कंडीशन में। तो ये क्या बना ले रहा है, KNO3, पोटेशियम जो है नाइट्राइड बना ले रहा है, और PBI क्या है, इसका ये हमको सॉलिड स्टेट में मिल रहा है। सॉलिड स्टेट मतलब प्रेसिपिटेट बना रहा है। प्रेसिपिटेट का ये नीचे साइड एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है एरो का, वो प्रेसिपिटेट का साइन होता है। तो PbI2 क्या है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये सॉलिड स्टेट में हमको मिल रहा है। समझ में आया? तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, राइट। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से समझिएगा। द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इट गेन्स ऑक्सीजन, अगर वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, या फिर और एक क्या कंडीशन हो सकती है, या फिर हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाते हैं। समझ में आई बात? देखिए जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है, Cu+O2 गिव्स CuO, ठीक है। ये एक रिएक्शन लिखी हुई है कि कॉपर के साथ हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, तो ये क्या बना, CuO बन गया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एक अलग ही एलिमेंट था, ठीक है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो कॉपर के साथ इसने प्रोडक्ट बना लिया, यानी कॉपर ने क्या गेन किया, यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, किसको, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है प्रोडक्ट में, यानी ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब देखिए डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है कि कॉपर का कॉम्बिनेशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और CuO मिला रहा है, पर उसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए रिडक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ये ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट है।
इसमें क्या हो रहा है कि कभी कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन का गेन कर रहा है, किसका गेन कर रहा है, हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन लूज कर रहा है। ऐसे रिएक्शंस रिडक्शन रिएक्शंस कहलाएंगे। जबकि ऑक्सीडेशन में जस्ट ऑपोजिट था, उसमें क्या था, ऑक्सीजन गेन करना था और हाइड्रोजन लूज करना था। ठीक है, तो देखिए रिडक्शन रिएक्शन, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या बन रही है, मीथेन गैस बन रही है। ठीक है, CH4 बन रहा है। अब यहाँ पे कार्बन में किसका एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ना, तो ये क्या है, कार्बन का रिडक्शन हुआ है, कार्बन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। समझ में आई बात। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए अब ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जहाँ पे साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें होल्ड करती हैं, मतलब कि ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन, मतलब कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज एंड द अदर रिएक्टेंट्स गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई भी एक एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, जबकि दूसरे ही उसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को एक साथ भी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल हो जाएं किसी एक ही रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखिए जैसे कि आपको नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ZnO प्लस C प्लस ZnCO। अब देखिए यहाँ तक ही है, ये इक्वेशन यहाँ तक ही है, यहाँ से दूसरी इक्वेशन है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। पहले आप ये इक्वेशन समझिए, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस C। तो देखिए ZnO, अब इसके साथ पहले क्या था, ऑक्सीजन था और कार्बन के साथ कुछ भी नहीं था, कार्बन अकेले था। अब प्रोडक्ट में देखिए जिंक अकेले हो गया, कार्बन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया ना। तो अब आप ये देखिए कि जिंक के साथ ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट में इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे किसका लॉस हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस। अब ऑक्सीजन का लॉस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता था, रिडक्शन कहलाता था ना। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कार्बन के पास पहले कुछ भी नहीं था, अकेला था, ठीक है, लेकिन अब प्रोडक्ट में उसके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया ना, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन कहलाता था। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात, यानी कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, तो ये ऐसा रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में अब आप देख लीजिए, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंगनीज है, मैंगनीज के साथ है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बनाया हुआ है। अब लेकिन प्रोडक्ट साइड में आप देखिए, प्रोडक्ट साइड में क्या उसके पास ऑक्सीजन है, नहीं है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ठीक है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन को लूज करना क्या था, रिडक्शन था, यस रिडक्शन था। तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन को आप देखिए, हाइड्रोजन के पास रिएक्टेंट साइड पे क्या था, क्लोरीन था, ठीक है, क्या था, क्लोरीन था। लेकिन प्रोडक्ट साइड पे देखिए क्या आ गया, प्रोडक्ट साइड पे इसके पास ऑक्सीजन आ गया कि नहीं आ गया, H2O बना लिया। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आपने देखा जैसे कि इस रिएक्शन में भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ आ रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि हम एनर्जी चेंज के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, एनर्जी चेंज के बेसिस पे देखेंगे। अभी तक हम केमिकल चेंज के बेसिस पे देख रहे थे, अब हम एनर्जी चेंज के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं।
रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होता ही है, लेकिन अगर हीट भी रिलीज हो, यानी कि हीट रिलीज हो, हीट बाहर निकले, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए जैसे कि इधर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे CH4 का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन हीट भी निकल रही है। ठीक है, हीट भी निकल रही है, तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन हम देखेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब तक आप रिएक्शंस ना लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको रिएक्शंस याद नहीं होने वाली हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे रिएक्शंस को लिख के प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपको याद रहे। The reaction which require energy in the form of heat, light or electricity to break reactants are called endothermic reaction। देखिए अब एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था कि हीट रिलीज हो रही थी, प्रोडक्ट के साइड निकल रही थी ना, जब प्रोडक्ट बन रहा था तो हीट भी निकल रही थी। अब एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमको रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए या रिएक्शन को करने के लिए, जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करें, उसके लिए हमको क्या करनी पड़ रही है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है। ठीक है, हीट देनी पड़ रही है, तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। देखिए एग्जांपल आपको दिया हुआ है, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है लेड ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बना रहा है, NO2 और O2। ठीक है, यहाँ पे NO2 और O2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसके साथ हीट दी गई है। ठीक है, हीट का उपयोग किया गया है सो दैट ये प्रोडक्ट बने, तो ये रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। समझ में आया? चलिए अब हम कुछ दूसरी चीज़ें देखेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन जो आपने एक नई चीज़ पढ़ी, ठीक है, तो अब हम ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स जो हैं डेली लाइफ में क्या क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। तो पहला है कोरोजन। ठीक है, अब कोरोजन क्या होता है, देखिए व्हेन a metal is exposed to substance such as moisture, acid, etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal, hence metal is said to be corrode। देखिए अब आपने जो देखा होगा कि लोहे के ऊपर जंग लग जाती है कि नहीं लग जाती है, हाँ, तो वही आप कब जंग लगती है, जब हम उसको एयर के एक्सपोजर में रख देते हैं। ठीक है, वो एयर के कांटेक्ट में है या फिर उसमें मॉइस्चर का कांटेक्ट में है, ठीक है, या फिर एसिड उसमें लग गया है, तो वो क्या हो जाती है, उसमें एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। उस मेटल में क्या हो जाता है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जो कि मेटल को वीक कर देती है ना, जंग लग जाती है लोहे में, तो क्या लोहा तो ख़राब होने लगता है ना, हाँ, तो वो क्या है, मेटल को वीक कर देती है। समझ में आई बात? तो इसी प्रोसेस को, इसको क्या बोलते हैं हम, कि मेटल जो है कोरोड हो गया है, यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। समझ में आई बात? चलिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। तो देखिए आयरन को तो आपने कोरोड होते हुए देखा है, लेकिन सिल्वर भी कोरोड होता है। अब सिल्वर कोरोड होता है तो कैसे होता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, और कॉपर पे क्या है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पेंटिंग। ठीक है, अब देखिए कोरोजन को कैसे कैसे बचाया जा सकता है, गैल्वेनाइजेशन से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से और पेंटिंग से। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस हैं जो कि हम अप्लाई करेंगे तो हम कोरोजन से अपने मेटल को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप समझेंगे कि रैंसिडिटी क्या होता है। The oxidation of fats and oils when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell, bad taste of food। अब देखिए कोई भी फूड से बैड स्मेल आने लगती है। ठीक है, अगर हम उसको ऐसे खुले में छोड़ देते हैं या फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है, ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उस फूड का क्या है, जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसमें जो भी ऑयल एंड फैट्स जो हैं
उसमें क्या है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उससे वो क्या होता है, फूड जो है स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। अब क्या क्या मेथड अप्लाई करने से रैंसिडिटी को हम जो है बचा सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के हम प्रोडक्ट को क्या है, रैंसिडिटी से बचा सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने से बचाएं, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को एंटीऑक्सीडेंट्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब देखिए, ऐसे फूड को जो है ऐसे कंटेनर में रखें जहाँ की क्या है, एयर पास ना हो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन आएगी, एयर आएगी तो ऑक्सीजन भी आएगी, जिससे क्या है, फूड को स्पॉइल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम अगर फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो फिर हम उसको बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, ठीक है। अब जैसे आप पैकेट्स वगैरह, फूड पैकेट्स में आप देखते होंगे नाइट्रोजन भर के, ठीक है, चिप्स के वेपर्स के पैकेट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन भर के आपको देते हैं, ठीक है, फूला रहता है ना। तो वो क्या है, वो रैंसिडिटी को यानी कि फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए उसमें ऑक्सीजन की कोई भी ना एंट्री हो, ठीक है, कहीं से, इसलिए उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं, रैंसिडिटी को ही बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए। और क्या है, रेफ्रिजरेशन, सिंपल सी बात है, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, ठीक है, तो बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रहेगा और कूलिंग भी रहेगी, तो हम उसको टेस्ट उसका ख़राब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। ये था। तो देखिए, ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपके फर्स्ट चैप्टर से थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर जिसको थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो वो वीडियो को दोबारा देख सकता है, ठीक है। और मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, इक्वेशन बैलेंसिंग के और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के वीडियो के प्रैक्टिस क्वेश्चन के वीडियो भी मैं लाऊंगी, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।